गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज़ के ऊपर। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज़ में अभी तक हमने जो भी डिस्कशन करा था, आई होप उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका उस वीडियो का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे इस वीडियो को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में हम अपना जो डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज़ में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आई होप उसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज़ बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी इनकम। कि सैलरी की इनकम पे कब कब टैक्स अप्लाई होता है, कि टैक्सेशन कब कब एप्लीकेबल होगा सैलरी की इनकम के ऊपर, ठीक है। कि बेसिस ऑफ चार्ज मतलब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है जब एक इनकम जो आप एज अ सैलरी जो आप रिसीव कर रहे हो वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन 15 में बेसिस ऑफ चार्ज मेंशन करा गया है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जब आपकी इनकम जो कि आप एज अ सैलरी रिसीव कर रहे हो, सैलरी वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट, जो पॉइंट ए जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे जो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट, ठीक है। कि अगर कोई सैलरी आपकी अगर ड्यू हो जाती है, ठीक है, भले ही उसका पेमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। सो एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये फॉर्मर एम्प्लॉयर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहने का मतलब है कि आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है। ड्यू होने का मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई है, ठीक है। ड्यू डेट आने का मतलब है कि उसके जो है पेमेंट करने की लायबिलिटी अब शुरू हो चुकी है एम्प्लॉयर की, ठीक है। अब आपका एम्प्लॉयर इस पॉइंट के बाद अब लायबल हो चुका है, अब उसकी लीगली जिम्मेदारी हो गई है सैलरी पे करने की, ठीक है। तो ड्यू डेट आ गई है आपकी सैलरी की। अगर आपको वो सैलरी भले ही अगर नहीं भी रिसीव हुई है तो भी वो इनकम आपकी एक टैक्स के दायरे में आएगी, एक टैक्स के एम्बिट में आएगी, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई है, ड्यू हो गई मतलब कि अब उसके भुगतान करने का समय आ गया, अब उसको पेमेंट करने का फाइनली अब टाइम आ चुका है, ठीक है, लेकिन उसको अभी तक पे नहीं करा गया है, ठीक है। तो तब वो इनकम आपकी टैक्स के दायरे में आएगी, टैक्स के एम्बिट में आएगी, भले ही आपने वो रिसीव नहीं करी है, ठीक है। तो अगर सैलरी जैसी ही आपकी ड्यू हो जाती है, ठीक है, आप अगर जैसे कहीं पे नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आपकी अगस्त के महीने की सपोज करो सैलरी ड्यू हो गई है, तो जैसे ही वो सैलरी ड्यू हो जाएगी उस पर टैक्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, भले ही वो आप उसको रिसीव बाद में करो लेटर डेट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ड्यू होगी उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अब उसके बाद बी पॉइंट है, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू, ठीक है। कि अगर सैलरी की ड्यू डेट नहीं आई है, ठीक है, अब उसको पे करने का जो एक टाइम है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसने यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको एडवांस बेसिस पे आपकी सैलरी पे कर दी, ठीक है। ड्यू डेट आई है नहीं अभी, अभी आपका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर एक लीगल कोई बर्डन नहीं है, लीगली ही इज़ नॉट बाउंड टू पे यू एनीथिंग, ठीक है। अभी तक उसके ऊपर कोई लीगल कोई बर्डन है नहीं कि वो आपको कोई चीज़ पे करे, ठीक है। तो लीगली उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है अप टिल नाउ, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने आपको कुछ अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। उसने कुछ अमाउंट आपको दे दिया, कुछ अमाउंट उसने आपको एडवांस बेसिस पे कर दिया। कि अगर मान लीजिए सपोज़ करो अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, मैं अगर आपको अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीने की सैलरी मैं आपको एडवांस बेसिस पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर टैक्स ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सैलरी भले ही ड्यू होंगी वो अपने महीनों में जाके, लेकिन अगर मैंने आपको एडवांस बेसिस पे मैंने उसे पे कर दिया है, ठीक है, या 6 महीने की सैलरी मैंने आपको एडवांस में दे दी, या 3-4 महीने की वट एवर द केस में भी मैंने आपको सैलरी एडवांस में दे दी है,
उसका टाइम नहीं आया है पे करने का, लेकिन मैंने आपको जो है अलाउ कर दिया, ठीक है मैं आपको एडवांस बेसिस पे मैं आपको सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो एडवांस सैलरी जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली टैक्स के एम्बिट में आ जाएगी, टैक्स के दायरे में आ जाएगी। ठीक है, अगर वो ड्यू नहीं हुई है, ठीक है, उसका ड्यू नहीं होने का मतलब है अभी एम्प्लॉयर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है वो आपको पे करे, लेकिन उसने एडवांस बेसिस पे आपको पे कर दी है सैलरी। ठीक है, अब सी पॉइंट है, एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर। कि एरियर का मतलब होता है जिसे कह सकते हो बकाया, जिसे कहते हो आप बैलेंस, कि अगर अनपेड कोई अमाउंट होता है उसका बकाया को एरियर कहते हैं। ठीक है, कि अगर कुछ कोई भी पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है, उसका एक बैलेंस जो होता है उसी कोई एरियर कहते हैं। कि अगर एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन प्रीवियस ईयर, कि अगर उसकी कोई सैलरी का बकाया है, ठीक है, अगर उसको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, सपोज करो उसे 2 या 3 महीने की सैलरी उसे नहीं मिली, फिर उसके बाद उसको 2 या 3 महीने की सैलरी एक साथ अगर कंबाइन करके मिलती है, ठीक है, तो उसको एरियर बोला जाएगा। कि उसको अगर जैसे मई की सैलरी नहीं मिली, जून की सैलरी भी उसे नहीं मिली, जुलाई की भी नहीं मिली, ठीक है, अगस्त में उसे क्या हुआ, अगस्त के साथ साथ उसको बाकी जो है मई जून और जुलाई की सैलरी भी उसको कंबाइन मिलती है। ठीक है, उसको कंबाइन करके वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एरियर्स। एरियर्स मतलब अगर कोई बकाया है तो, ठीक है, अगर सैलरी का अगर कोई अमाउंट बकाया है, सपोज़ करो उसकी 2-3 महीने की सैलरी का उसे पेमेंट नहीं मिला है, और फिर उसको एक साथ उसको एक कह सकते हो एक लम सम अमाउंट उसे वो एक साथ रिसीव करता है उस अनपेड सैलरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो तब उसको एरियर बोला जाएगा, और जो एरियर होगा वो भी चार्जेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर उसको उसके ऊपर भी इनकम टैक्स अप्लाई किया जा सकता है, वो भी एक टैक्स के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक है, तो उस पर भी टैक्स अप्लाई हो जाएगा जैसे एक नॉर्मल इनकम पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है 3 पॉइंट कि अगर इनकम ड्यू हो चुकी है तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, ड्यू होने का मतलब है उसको ये पेमेंट करने का अब समय आ गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट अगर नहीं मिला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि सैलरी का अभी पेमेंट करने का टाइम नहीं आया, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने एडवांस बेसिस पे अलाउ कर दिया आपको सैलरी का पेमेंट, यानी कि अभी सैलरी पे करने का टाइम नहीं है, लेकिन उसने आपको टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया। सी पॉइंट के एरियर, एरियर की बात मतलब भुगतान जिसे कह सकते हो, जो बकाया का जो भुगतान है वो उसने आपको करा है। ठीक है, आपके सैलरी का जो अनपेड बैलेंस जो बचा हुआ है वो अनपेड बैलेंस उसने आपको पे कर दिया। ठीक है, तो 3 कंडीशन के, सबसे पहले सैलरी या तो ड्यू हो गई हो, या आपने एडवांस पेमेंट रिसीव करा हो, या फिर आपने एरियर रिसीव करा हो। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन में अगर आप आते हैं तो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 15। ठीक है, तो सेक्शन 15 में ये आपको 3 कंडीशन दे रखी हैं जब सैलरी से आने वाली इनकम टैक्सेबल हो जाती है। अब इसी चीज़ को जो हमने पिछले अपनी स्लाइड में जो हमने देखा, ठीक है, सेक्शन 15 में, अब उसी को ही एक टैब्यूलर फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है। तो ऊपर का पॉइंट, जैसे सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा गया है, सैलरी बिकम्स ड्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वेदर पेड ड्यूरिंग द सेम ईयर और नॉट। ठीक है, सैलरी ड्यू हो चुकी है। ठीक है, कि अब ड्यू होने का मतलब है कि अब आपके एम्प्लॉयर की लायबिलिटी हो चुकी है, अब उसके ऊपर लीगल बाउंडेशन फाइनली आ गया है कि वो पे करे। ठीक है, तो सैलरी ड्यू हो गई है, भले ही आपने रिसीव करी या नहीं करी, तो यस, ठीक है, वो टैक्सेबल है। सैलरी इज रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वेदर इट बिकम्स ड्यू इन सब्सिक्वेंट ईयर। कि आपने अगर सपोज करो 31 मार्च को आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होता है, ठीक है, और 1 अप्रैल से आपका नया ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब सपोज करो मार्च के महीने में किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अप्रैल, मई और जून ये 3 महीनों की सैलरी उसने एडवांस में पे कर दी, तो ये 3 महीनों की सैलरी उसको एडवांस में मिल गई। ठीक है, अब
अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने की सैलरी जो है वो अगले असेसमेंट ईयर में जाके टैक्सेबल होगी, वो अगले असेसमेंट ईयर में जाके वो ड्यू होगी। लेकिन टैक्स उसको जो है पिछले साल का ही देना पड़ेगा, ठीक है। भले ही वो ड्यू आगे जाके अगले साल में होंगी, लेकिन उसे टैक्स उससे पहले के साल का ही देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट उसको पिछले साल ही मिला है, ठीक है। पेमेंट उसको प्रीवियस ईयर में मिल चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सैलरी का वो हिस्सा जो उसको एडवांस में मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, भले ही वो ड्यू अगले साल जाके हो। एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2015-16, ठीक है। एरियर्स अगर 2015-16 को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी एरियर अगर मिला हुआ है, ठीक है, जो भी आपका अनपेड बैलेंस जो था वो आपने रिसीव करा है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑल्दो इट पर्टेन्स टू वन ऑफ द अर्लियर ईयर्स बट वर्स टैक्स्ड ऑन अर्लियर ऑन ड्यू बेसिस, कि यानी कि जो एरियर आपने रिसीव करा है, ठीक है, जो भी आपने एरियर रिसीव करा है उस पर्टिकुलर एरियर पे टैक्स ऑलरेडी पड़ चुका है, क्योंकि मैंने बताया है जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे कि ड्यू होते ही, ठीक है, जो आपने एरियर रिसीव करा है, ठीक है, जो भी आपका अनपेड बैलेंस जो आपने रिसीव करा है वो ड्यू तो बहुत पहले ही हो गया होगा और टैक्स उसके ऊपर ऑलरेडी पे हो कर दिया होगा आपने, तो उसी के ऊपर दोबारा टैक्स पे नहीं करा जाएगा, ठीक है। डबल टैक्सेशन का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। डबल टैक्सेशन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कि अगर जो एरियर यानी कि जो अनपेड बैलेंस जो आपने रिसीव करा है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स अगर कट चुका है ड्यू बेसिस पे, तो आपको दोबारा उसके ऊपर कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पॉइंट बात करता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम, कि सैलरी की इनकम एक्रू कहाँ से हो रही है। एक्रूअल का बेसिकली मतलब है कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, कि कहाँ से उसको आप अर्न कर रहे हो, कहाँ से रिसीव कर रहे हो, ठीक है, उसका एक ओरिजिन का सोर्स क्या है, ठीक है। एक्रूअल का यहाँ पे मतलब है कि उस पर्टिकुलर जो सैलरी है उसका सोर्स कहाँ पे है, मतलब उसका ओरिजिन का सोर्स कहाँ है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शन 9 सबसेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, सैलरीज इज डीम टू एक्रू और अराइज एट द प्लेस वेयर द सर्विस इज रेंडर्ड, ठीक है, कि जिस जगह पे आप अपनी सर्विसेज देते हो एज एन एम्प्लॉय, ये माना जाएगा कि सैलरी का ओरिजिन वहीं उसी जगह का है, ठीक है। मैं अगर इंडिया में अपनी सर्विस दे रहा हूँ, इंडिया में एज एन एम्प्लॉय कहीं पे सर्व कर रहा हूँ, इंडिया में एज एन एम्प्लॉय मैं कहीं पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये माना जाएगा कि उस सैलरी का ओरिजिन का जो सोर्स है वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया इसलिए सोर्स है क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ जो भी काम कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी का सोर्स, उस इनकम का सोर्स कहाँ पे है, उसका स्रोत कहाँ पे है, स्रोत तो इंडिया में है। तो बेसिकली ये कहा गया है कि जहाँ पे सर्विस दी जा रही है, जिस जगह पे सर्विस दी जा रही है, माना जाएगा कि उस इनकम का सोर्स, उस इनकम के ओरिजिनेशन का पॉइंट जहाँ से वो इनकम ओरिजिन हो रहा है उस इनकम का, वो उस जगह पे हो रहा है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैं अगर सपोज़ करूँ कहीं लंदन में जॉब करता हूँ, वहाँ पे अगर मैं कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ, तो ये माना जाएगा उसका अक्रूअल, उस इनकम का अक्रूअल मतलब जिस जगह से वो ओरिजिन हो रही है, तो माना जाएगा वो लंदन से ओरिजिन हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ जॉब करके पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका सेक्शन 9 का सब सेक्शन फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्या कहता है, सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया even if it is paid outside India or it is paid or payable after the contract of employment in India comes to an end, कि यानी कि जो भी पर्सन जो इंडिया में काम करके सैलरी अर्न कर रहा है, ये माना जाएगा कि उसकी इनकम का सोर्स इंडिया में है, ठीक है। भले ही उसको बाद में सैलरी का पेमेंट वो भले ही इंडिया से बाहर जाकर रिसीव करे, या इंडिया में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो भी उसका टर्म है इंडिया में काम करने का, वो ख़त्म हो जाए, तो इंडिया में जब उसके काम करने का जब टर्म ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है। उसका टाइम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाके अगर वो कहीं अपने जो भी जिस भी कंट्री से वो पर्सन आया वहाँ जाके अगर वो पैसा रिसीव करता है तो माना जाएगा कि वो इनकम एक्रू तो इंडिया में हुई है, क्योंकि इंडिया में उसने सर्विस प्रोवाइड करी तब जाके उसने वो इनकम कमाई है। ठीक है, वो भले ही उसे किसी अदर कंट्री में जाकर रिसीव करे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन अगर वो हमारे देश में रह के अगर जॉब करता है, हमारे इंडिया में रह के अगर वो पैसा अर्न करता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी इनकम का जो स्रोत है वो इंडिया में है। ठीक है, भले ही वो इनकम वो इंडिया से बाहर ले जाए या इंडिया के बाहर रिसीव करे। पेंशन पेड अब्रॉड इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इफ़ इट इज़ पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। अगर पेंशन कोई पर्सन किसी ऐसे काम के लिए रिसीव कर रहा है जो उसने इंडिया में करा, मान लो किसी ने इंडिया में रहते हुए काम करा, ठीक है, और उसी जो भी उसने इंडिया में रहते हुए जॉब करा उसी जॉब के रिस्पेक्ट में उसी जॉब से रिलेटेड उसको पेमेंट मिलता है, तो ये माना जाएगा कि वो इनकम का सोर्स इंडिया में है। ठीक है, उसकी पेंशन का सोर्स इंडिया में है। वो भले ही उसको इंडिया के बाहर जाकर रिसीव करे या इंडिया के बाहर ले जाए, ये माना जाएगा उसकी इनकम का जो एक ओरिजिन का जो सोर्स है, उसकी इनकम का जो स्रोत है वो इंडिया में है। ठीक है, Likewise, leave salary paid abroad in respect of leaves earned in India is deemed to accrue or arise in India. ठीक है, लीव सैलरी को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लीव सैलरी के बारे में मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ पेड लीव्स मिलती है, ठीक है, हर जगह पे, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको कुछ पेड लीव्स मिलती हैं। पेड लीव्स यानी कि जब आप छुट्टी ले सकते हो और उसके बदले में आपको पेमेंट भी मिल जाएगा, आपका पेमेंट कट नहीं होगा। एक होती है लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे का मतलब होता है कि आप छुट्टी ले रहे हो लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी उस टाइम के लिए। जितने टाइम आप छुट्टी पे हो उतने टाइम के लिए आपको कोई सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जो पर्सन जिसको अगर पेड हॉलीडेज़ मिले हुए हैं, पेड छुट्टियां मिली हैं, वो पेड छुट्टियां बेसिकली नहीं लेता है। ठीक है, अगर महीने में सपोज़ करो तीन तीन दिन उसे जो है पेड लीव मिलती है, कि 3 दिन उसको पेड हॉलीडे मिल रहा है, 3 दिन वो जैसे कह सकते हो 3 दिन अगर वो छुट्टी लेता है तो उसको उस 3 दिन की सैलरी मिल जाएगी, उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वो 3 दिन की छुट्टी अगर उसने नहीं ली, वो 3 दिन अगर उसने काम करा, 3 दिन उसने छुट्टी नहीं ली, तो उसके बदले में वो जो भी उस छुट्टी के लिए जो भी उसे पैसा मिलना था वो बाद में अलग से कलेक्ट कर सकता है। उसको लीव सैलरी कहते हैं। इसको हम बाद की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो लीव सैलरी भी जो अगर इंडिया में अगर उसने कुछ भी अर्निंग करी है उससे रिलेटेड है, तो ये माना जाएगा कि उस इनकम का सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडिया में है। ठीक है, अब सेक्शन 9 सबसेक्शन फर्स्ट क्लॉज 3 जो है वो बेसिकली इन तीनों पॉइंट से टोटली अलग है। ये कहता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीज़न को अगर कोई भी इनकम अर्न करती है इंडिया के बाहर, ठीक है, वो कोई भी उसे इनकम पे करती है, कोई भी सैलरी पे करती है इंडिया के बाहर, ठीक है, लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सैलरी पेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एन इंडियन नेशनल इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इवन इफ सर्विस इज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उसकी जो भी इनकम है उसका ओरिजिन का सोर्स जो है, उसकी जो आय का जो स्रोत है वो इंडिया में है। ठीक है, भले ही वो अपनी सर्विसेज इंडिया के बाहर दे रहा है। ठीक है, अगर सपोज़ करो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको अगर गवर्नमेंट किसी असाइनमेंट पे अगर कहीं किसी दूसरी कंट्री में भेजती है, तो वहाँ पे वो जो भी सैलरी रिसीव करेगा ये माना जाएगा कि उसका सोर्स जो है वो इंडिया में है। ठीक है, या जो हमारी जो फॉरेन सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो हमारे दुनिया भर में जो भी हमारे एम्बेसीज़ होते हैं या हाई कमीशन होते हैं, तो उसमें जो भी स्टाफ काम करता है, ठीक है, हमारे एम्बेसडर्स हो गए या हमारे जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, तो इनको जो भी सैलरी मिलती है वो भी ये माना जाएगा कि उस सैलरी का ओरिजिन का सोर्स इंडिया में है। ठीक है, वो भले ही उस कंट्री में काम कर रहा है। ठीक है, अगर इंडिया का एम्बेसडर है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, ठीक है, अब वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह के
अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये माना जाएगा कि जो भी इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स है, उसकी जो भी सैलरी वो रिसीव कर रहा है, उसकी सैलरी का सोर्स इंडिया में है। ठीक है, उसकी जो भी सैलरी होगी, उसकी सैलरी का सोर्स इंडिया में है। वो भले ही सैलरी बाहर रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो अपनी सर्विस बाहर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी का सोर्स माना जाएगा वो इंडिया है। ठीक है, तो ये इसका जो ऊपर के 3 रूल हैं वो एक्सेप्शन है उसका। तो मतलब एक नट शैल में अगर मैं ऐसे बताऊं कि जो भी इनकम आपको इंडिया में करे हुए काम के बदले में मिल रही है, कि इंडिया में आपने जो भी अपना सर्विस प्रोवाइड करी, जो भी आपने इंडिया में सर्विस दी, जो भी आपने इंडिया में काम करा, उसके बदले में जो भी आपने इनकम अर्न करी है, या जो भी पेंशन या लीव सैलरी कुछ भी अर्न करा है, ये माना जाएगा कि उस इनकम का स्रोत जो है वो इंडिया में है, उस इनकम का सोर्स इंडिया में है। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उस इनकम का जो एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो इंडिया में है। ठीक है, अगर आपने इंडिया में रह के कुछ काम करा और उसके बदले में जो भी अर्न करते हो, ये माना जाएगा वो इंडिया से अर्न करा है। इसका एक एक्सेप्शन जो है सब क्लॉज 3 में दे रखा है। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो इंडिया में रह के नहीं, किसी बाहर के देश में जाके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा जो एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट्स में जॉब कर रहा है अपनी, ठीक है, उसको जो भी सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसकी इनकम का जो सोर्स है ओरिजिन का वो इंडिया में है। एंड इसके साथ एक और जो पॉइंट जो रिलेटेड है, एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स पेड और अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड। ठीक है, लेकिन जो भी सैलरी के अलावा जो भी परक्यूजिट्स हैं या अलाउंसेज है, ठीक है, परक्यूजिट्स मतलब जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिल रही हैं, ठीक है, वो ये माना जाएगा कि उन अलाउंसेस का सोर्स इंडिया बिल्कुल नहीं है। वो अलाउंसेस का सोर्स इंडिया से नहीं माना जाएगा। सिर्फ उसकी जो सैलरी है, ये माना जाएगा कि उसकी सैलरी का सोर्स जो है वो इंडिया में है। ठीक है, कहाँ से मतलब कमा रहा है, कहाँ से अर्न कर रहा है। एक्रू का मतलब है कहाँ से पैसा आ रहा है उसके पास। ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पे इसी आप चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, कि अगर कोई भी पर्सन वो अगर इंडिया में रह के चाहे कुछ भी अर्न कर रहा है, इंडिया में उसने सर्विस प्रोवाइड करी, कुछ भी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में चाहे वो कुछ भी अर्न कर रहा है, चाहे सैलरी है, चाहे वो उसकी पेंशन है, चाहे वो उसकी लीव सैलरी है, कुछ भी है, इंडिया में काम करने के बदले में जो भी रिसीव कर रहा है, ये माना जाएगा कि उसकी इनकम का सोर्स इंडिया में है और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कोई भी रेसिडेंट है चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अगर इंडिया में रह के उसने कुछ भी कमाया है, ठीक है, इंडिया में रह के उसने कुछ भी कमाया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बस एक्सेप्शन ही है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है किसी दूसरे देश में, तब उसको एक छूट दे रखी है कि आपकी सैलरी तो आपकी इंडिया से ओरिजिन है, ये मान के चला जाएगा, ये माना जाएगा कि आपकी इनकम इंडिया से है, लेकिन छूट ये दे रखी है कि आपकी जो अलाउंसेस हैं या जो भी आपके जो परक्यूजिट्स हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, वो इंडिया से ओरिजिन हुए हैं ऐसा मान के नहीं चला जाएगा, तो इसलिए उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट्स को रिप्लाई करने की। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।